ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार तक के इस बैठक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में, इस समय के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे बाईं ओर संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, पिछले 27 वर्षों से बिहार को देख रहे हैं। और हमारे दाहिनी तरफ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार, जो कि 30 वर्षों से बिहार को देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति को परख रहे हैं। और मैं हूँ सुजीत झा, जो कि 28 साल से बिहार को देख रहा हूँ। तो अभी सबसे बड़ा जो सवाल है, चुनाव होने वाले हैं और सबके जेहन में एक ही सवाल होता है कि भाई सरकार किसकी बनेगी। तो भाई इतने वर्षों से आप लोग देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, मतलब मुझे लगता है कि कितना चुनाव देख लिए होंगे आप? 10-12 तो हम देख चुके हैं, ये हमसे ज्यादा ही देखे होंगे। तो इस बार का पैटर्न क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? पहले संतोष जी से हम शुरुआत करते हैं, बताइए। मैं तो चाह रहा था कि एकदम मनीष जी से शुरुआत हो। अच्छा ठीक है, मनीष जी बोलिए। ठीक, आप भी जानते हैं, काउंटर करने में ठीक रहेगा। सुजीत, जो बिहार का जो चुनावी आंकड़ा है, जो अनुभव है या जो चुनावी समीकरण है, उसके हिसाब से अगर आप कहें तो एनडीए की जीत जो है तय मानी जानी चाहिए, क्योंकि बिहार में 3 दल हैं जिनके पास दोहाई का वोट का प्रतिशत है। वो है बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। और हम लोगों ने देखा है कि 2010 के चुनाव के बाद 2010 से इस 3 में से जब 2 दल एक साथ आ जाते हैं तो तीसरे की हार जो है वो तय मानी जाती है। भले ही 2015 में हमने देखा कि बीजेपी के साथ कई सारे छोटे दल थे, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे, जिसके कारण उनकी जीत हुई। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा भिन्न है। वो भिन्न इसलिए नहीं है कि इस बार के चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है, बल्कि इसमें एक नए प्लेयर हैं, प्रशांत किशोर, जिनका अभी तक जो प्रचार और प्रसार है वो काफी अच्छा चल रहा है। कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों का आप जमीन पर काफी इको सुनने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रशांत किशोर के साथ जो उनका चैटर है, जो लोग उनकी सभा में आते हैं, क्या वो उनको वोट देंगे, ये सब ये तय करेगा। इस बार का चुनाव जो है वो प्रशांत किशोर तय करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। प्रशांत किशोर सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर तय करेंगे जो उनकी उम्मीदवार होंगे, उनका उम्मीदवारों का जो जाति का कंपोजिशन होगा और जो उनको वोट आएंगे। अगर उन्होंने एनडीए, खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा। अगर उन्होंने महागठबंधन, खासकर आरजेडी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि सुजीत, इस बार का चुनाव में ये एनडीए के जो वोटर भी हैं वो नीतीश कुमार को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। जमीन पर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी या एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में अब उत्साह नहीं रहा। लोगों को लग रहा है कि अब वो सत्ता से चले जाएं, उनको एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए। बिल्कुल मनीष, आपने जो कहा सही बात है, लेकिन हर चुनाव भिन्न होता है। जो भी चुनाव आता है, 2020 का चुनाव देखिए, चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, इस बार साथ में हैं, इस बार प्रशांत किशोर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर चुनाव का अलग अलग समीकरण है। संतोष जी, आप बताइए कि क्या मतलब प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? एनडीए का वोट काटेंगे कि महागठबंधन का? आपको क्या लगता है? देखिए, इस चुनाव का सबसे बड़ा वेरिएबल जो है, जो हम लोग बोलते हैं एक पॉलिटिकल लेक्सिकन में, वो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर हैं। और ऐसा कुछ डेफिनेटिव नहीं है कि किसी, मुझे लगता है कि सबका काट सकते हैं। और जैसे मनीष भाई बता रहे थे कि एक ऑफकोर्स एक फैक्टर है
मैं मानता हूं, उसमें और जोड़ता हूं कि एक्स फैक्टर इस चुनाव के सबसे बड़े वो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मानता हूं। अगर देखिए 4 विधानसभा के उपचुनाव में लड़े थे तो ठीक है, दो जगहों पर पोजीशन 3rd पर रहे थे और 2 जगहों पर उनको कम सीटें आई थी, लेकिन फिर भी उसने अगर कुल मिला के जोड़ी तो 10% का वोट आया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा सैंपल है। 7 से 10% अगर वोट लाते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे एनडीए में जो कि 2nd 3rd उनको सीट्स नहीं मिलता है अगर चुनाव लड़ने के लिए, वो प्रशांत के खेमे से लड़ते हैं, उनकी कन्वर्टिबिलिटी हो जाती है क्योंकि वो आदमी अपनी कंस्टिट्यूएंसी लेके आएगा। तो वो कितना जीतते हैं, 5 से 15 जीत सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी सीटों को हरवाते हैं। ये सीट वाइज पर डिपेंड करेगा कि किसके सोशल कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में किसके कैंडिडेट किसको हरवाते हैं। ये एनडीए भी हो सकता है, जेडीयू हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, आरजेडी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आरजेडी के सोशल कॉम्बिनेशन वाली कैंडिडेट के अगेंस्ट में ये कौन सा कैंडिडेट दे रहे हैं। तो जब हम अभी फील्ड में जाते हैं, उनकी चर्चा चौपाल से लेकर के गांव तक पहुंच गई, मैं कहूंगा ई चौपाल से लेकर के रियल चौपाल तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों ने ये फाइनल कॉल नहीं लिया है कि हम उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे इस स्टेज पर। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहां तक वो पहुंच गए हैं। आज के डेट में ये उनको ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। ओवर द टॉप उनका सोशल मीडिया का कैंपेन है और ऑन द ग्राउंड भी कैंपेन कर रहे हैं, और एक जो विमर्श जो है पॉलिटिकल विमर्श को चेंज कर दिया है, वो क्रिस्टलाइज कर दिया है। हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, सब पर वो बहुत ही सरल तरीके से बोल रहे हैं। उनका एक ब्लूप्रिंट है, सब सही है, लेकिन लोग पूछते हैं कि उनका कैंडिडेट कौन है। ग्राउंड में सीधा पूछते हैं कि कैंडिडेट कौन है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के, आने वाले चुनाव के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा, हम सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग इलेक्शन है। तो हैंड्स डाउन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अभी क्लियर विनर है। ऑफ कोर्स आई वुड स्टिल एग्री की एडवांटेज एनडीए, लेकिन जैसे एज वी गेट क्लोज टू इलेक्शन एनीथिंग कैन हैपन। इट ऑल डिपेंड्स कि प्रशांत कितना कर पाते हैं। तो अगर इतना ही आसान होता तो यहीं बैठ के हम लोग डिसाइड कर देते कि ये होने वाला है। तो वो उतना हम लोगों को विंडो ओपन किया। बिहार में ये कभी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लोगों को कि एक तरफा एकदम लगे, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव होता है वो काफी पेचीदा हमेशा से होता है। किसी को पता था कि 2010 में 206 सीटें एनडीए को आएगी, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन 2010 में एक बात साफ थी सुजीत की, जो कॉम्बिनेशन था, जो नीतीश कुमार का जो काम मानता हूं, लेकिन तो वो एक लग रहा था, लोग चाह रहे थे कि उनको एक मौका और दिया जाए। और उस समय अगर आपको याद हो तो कई लोगों ने चुनाव के दौरान ही लिख दिया था कि जो 2005 का रिजल्ट है, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, राबड़ी देवी ऑपोजिशन लीडर बनी रहेंगे। हालांकि राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जो कुछ बातें जो थोड़ी काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रही है कि इस चुनाव में जो विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया है उसमें उनके निशाने पर चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जो है बिहार में, अगर आप पिछले 30 सालों को देखेंगे तो 30 सालों में 2 चुनाव जो है वो आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट रहा है इलेक्टोरल हिस्ट्री के लिए। एक 1995 का चुनाव, जो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन होते थे, और वो पहला चुनाव था बिहार में आजादी के बाद जिसमें हर बूथ पर स्टैटिक जो है फोर्स लगाई गई थी, आर्म फोर्सेस को लगाया गया था, और जीत उसमें लालू यादव की हुई थी। लेकिन बाद में लालू यादव ने भी एक अपना चुनाव मैनेजमेंट का ग्रामर डेवलप किया और वो किसी तरीके से मैनिपुलेट करने में सब्सिक्वेंट चुनाव में कामयाब होते थे। लेकिन उसके बाद 2005 का जो नवंबर का चुनाव था, उस चुनाव के जो मैन ऑफ द मैच थे वो इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी केजे राव थे। केजे राव के सुपरविजन में वो जो चुनाव हुआ, जिसके कारण बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आने में कामयाब हुए। लेकिन आज जो अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो 2005 के नवंबर में या 1995 में जिस तरीके से जो उनके ऊपर चार्जेस लगता था उसको डिफेंड करते थे या काउंटर करते थे, आज नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल होते हैं या किसी भी तरीके का, कि अगर आप कहेंगे कि संविधान बदला जाएगा या चुनाव में धांधली हो रही है, देखिए ये पहला चुनाव है सुजीत जो पिछले 30-40 सालों में जब नारे लग रहे हैं कि वोट चोरी का नारा लग रहा है, और निशाने पर कौन है? चुनाव आयोग। वोट चोरी की जहां तक बात है, संतोष जी ये बताइए कि वोट चोरी आपको
पता चला कुछ? आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, एसआईआर को मैंने थ्रू आउट कवर किया, 2 फेज में ऑलमोस्ट मैं 3000 किलोमीटर की यात्रा की, 15 डिस्ट्रिक्ट। जमीन पर गुस्सा तो जरूर है कि ये नॉन इलेक्शन ईयर में ये चीज होना चाहिए था, चुनाव के पहले क्यों हो रहा है। लोग ये बोल रहे थे कि एट ए टाइम जब हमको लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी और प्रशांत किशोर डिस्कस कर रहे थे, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम वोटर्स हैं कि नहीं। तो इस चीज की असहमति थी। आप कहीं किसी भोजपुर से लेकर के आप ठाकुरगंज तक, किशनगंज का ले लीजिए, सब जगह था। और दूसरी बात ये था कि जो सारी बात, जो जितने उनके बीएलओ थे, इट वॉज लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर एट होम, कि सबका शुरुआत के 10 दिनों में वो घूमे, उसके बाद उन्होंने घर में बैठकर किया। तो जो आइडियली थ्योरेटिकली ठीक था, लेकिन प्रैक्टिस में जिस तरह प्रोसेस को हरी अप किया गया, उसको लेकर के लोगों में मैं ये ऐड करूंगा कि गुस्सा तो नहीं कहूंगा, लेकिन असंतोष कहूंगा। लेकिन मैं एक चीज और ऐड नहीं, ये असंतोष क्या मतलब वोट में बदल पाएगी? क्योंकि इस बार जो है, इस बार राहुल गांधी ने काफी समय दिया है बिहार को, और जिस तरीके से राहुल गांधी घूमे, उन्होंने यात्रा की पूरे बिहार की, तो आमतौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से इतना ज्यादा कभी मुझे तो नहीं लगता पिछले 2-3 दशकों में कांग्रेस की तरफ से इतना कभी कोई नेता आके, और राहुल गांधी जैसा नेता। सुजीत, नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका कितना इफेक्ट पड़ा है, इसका क्या? मैं आपको बताता हूं, जो संतोष बोल रहे थे उसी को मैं थोड़ा कोरिलेट करता हूं कि जब एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने जहां भी दौरा किया, करीब मैंने 80-90 बीएलओ से बात किया होगा, और किसी बीएलओ ने नहीं कहा कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम मन से कर रहे हैं, क्योंकि सबका यही रोना था कि हमें थोड़ा और समय और दिया जाना चाहिए था। जो समय है वो अपर्याप्त है और इसमें काफी ज्यादा हम खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब सवाल क्या है कि ये जो गुस्सा है वो वोट में कन्वर्ट होगा, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार से इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष ने एसआईआर, मान लीजिए कोई भी जो रिवीजन होना चाहिए, चुनाव से ठीक पहले ही होना चाहिए। आप देखिए, आज ही प्रशांत किशोर बता रहे थे कि जो मृत्यु दर होता है 8% है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक साल में कितने लोग मरते हैं, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं मैं। सुजीत, तो आप अंत तक उसको देखेंगे ना। सुजीत जो कहते कितने हैं लोग गांव में जेन्युइन हैं। गांव में एक कहावत होती है कि भोज के सामने आप कोहरा नहीं रोकते हैं। तो वो तो होना चाहिए, बीच में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन चुनाव से पहले ही ये काम होना चाहिए, ठीक पहले। बताइए, एनुअली होना चाहिए। बात ही आप कर रहे हैं, आप समरी रिवीजन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही समरी रिवीजन में क्या होता है कि डोर टू डोर जाकर के आप पता लगाते हैं किसी का डेथ हो गया है, तो आप नाम काटते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रोसेस, इट वाज वर्स देन समरी रिवीजन, क्योंकि आप गए ही नहीं। आप अगर घर जाते तब तो पता चलता कि आपको कितना क्या है, कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं सबसे, और जब किसी के यहां मृत्यु हुई है तो आप उससे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म छोड़िए, डेथ सर्टिफिकेट छोड़िए, आप पूछ भी नहीं रहे हैं। आपने किसी के बारे में कह दिया और आपने मान लिया। ये पूरा प्रोसेस जो है एक फ्लॉड प्रोसेस था। मतलब इस चीज को, इसका लाभ किसको मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। एनडीए तो चुप है, एनडीए तो कुछ बोल ही नहीं रही है इस पर, एसआईआर पर, इसलिए और लोगों को लगता है, शंका होती है जिनका मैं कहता हूं नहीं रहे हैं, तो क्या कारण है नहीं बोलने का? निश्चित रूप से केवल विपक्ष इस पर बोल रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से केवल वोट, केवल मतलब महागठबंधन का ही कटा होगा, ऐसा तो नहीं। निश्चित रूप से इसमें दो इसके एस्पेक्ट हैं, एक है डिलीशन, एक है एडिशन। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों एडिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, और आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टीज हैं और कांग्रेस भी डिलीशन के ऊपर सवाल उठा रही थी। तो अगर आपने मुद्दा बनाया है और जनता में, जैसा संतोष बोल रहे हैं कि आक्रोश है, जिनका वोट नाम कटेगा, जिनको परेशानी होगी। और साथ साथ सुजीत, एक आपको मैं बता दूं कि बिहार में इस एसआईआर के कारण जो है लोगों को सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है, और बिहार में आज जो सबसे बड़ी नाराजगी या सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। जिसने भी सर्टिफिकेट बनाया, मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसको बिना पैसे दिए हुए काम उसका हुआ हो। सर्टिफिकेट किस चीज का? आवासीय प्रमाण पत्र। सबसे ज्यादा 70 लाख से ज्यादा आवासीय के आवेदन हुए, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर 2 पे था। मैंने तो सुना किशनगंज में 3 लाख के करीब, में केवल किशनगंज की बात बता रहा हूं। हाँ, मैंने सुजीत, अगर चुनावी साल में अगर आपको याद हो, 2020 में भी,
19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 40 में 39 सीटें जीती थी, लेकिन उस समय कोरोना के बाद राशन कार्ड को लेकर लोगों को काफी घूस देना पड़ा था, जिसकी नाराजगी, जिसका गुस्सा जो है नीतीश कुमार को झेलना पड़ा और वो चुनाव इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। और 2024 के अगर आप लोकसभा को देखें तो 2024 में एनडीए का फॉर्मेशन वही था जो 19 में था और वो 30 सीटें ही जीते और कुछ सीटों पर यह भी विपक्ष का आरोप लगा कि इसमें धांधली की गई है, तो वो भी एक तरह से अलार्मिंग था, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे वोटर होते हैं जो कहते हैं कि लोकसभा में हम नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, विधानसभा में हम किसी और को देंगे। तो एनडीए के लिए अगर आप आज देखें तो ये जो एसआईआर का मुद्दा है कहीं ना कहीं उनको डिफेंसिव किया है, वो चाहकर भी इस पर बचाव नहीं कर सकते और जिसको बचाव करना है चुनाव आयोग वो कहीं ना कहीं इस बार किन्हीं कारणों से उस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज नहीं कर रही है, जिसके कारण लोगों में और ज्यादा चुनाव आयोग को लेकर कंफ्यूजन है, जो एक अच्छी बात आप नहीं कह सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, चुनाव आयोग पर लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं संतोष जी कि इसका लाभ किसको मिलने जा रहा है, क्योंकि आपने जो यात्रा की, राहुल गांधी जो आए तो अब किसके लिए आए? 65 लाख लोग जो नाम कटे हुए हैं उसके लिए आप आए, लेकिन उसके अलावे भी 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया? मान लिया ठीक है 65 लाख के लिए उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जो 7 करोड़ जो लोग जिनका नाम दर्ज है तो उनके लिए इनका क्या संदेश रहा? मैं आपकी बात समझ गया, मैं स्पष्ट कर देता हूं। मेरा भी यही प्रश्न था कि ऊपर से आप कहते हैं कि हमने 1300 किलोमीटर घूमे, 25 डिस्ट्रिक्ट घूमे, 100 असेंबली सेगमेंट में घूमे, लेकिन ऊपर जो आप बात कर रहे हैं और नीचे आपके बूथ लेवल एजेंट एक्टिव नहीं है, तो वो मिसमैच है। मिसमैच। मैं जो कि हाट में गया, जो कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। हाँ, कांग्रेस ने अभी लेटेस्ट नंबर नहीं दिखा है, लेकिन जो भी आपत्ति है उसकी संख्या बहुत कम है। और आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि उनका जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, फॉर्मेट कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन उस कम्प्लेक्स फॉर्मेट के बाद सीपीआई एमएल लिबरेशन जैसी छोटी पार्टियों ने 100 से ऊपर किए। आप अगर नीचे जाते, आप अगर जो लोगों के एक कैंप कर लेते, एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि जो लोग कहते थे कि महिलाओं को अपना सर्टिफिकेट लाने में काफी दिक्कत हो रही है, बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 के मतदाता सूची में आपके पिता या माता का नाम है तो उसका एक वीडियो, ये एक स्टिल ग्रैब चलेगा, एक्सट्रैक्ट चलेगा। बहुत आसान काम है, वो मोबाइल से किसी कैफे से हो सकता है। यहां तक जानकारी नहीं थी। अगर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर फील्ड में जाकर बूथ वाइज असिस्ट कर लेते, बीएलओ से पूछते कि कितने लोगों को प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ऊपर से जो ये स्लोगन इनका चल रहा था, ये यात्रा जो चल रही थी, वो सिंक में होता, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैं अभी भी कहूंगा कि थोड़ा बहुत गुस्सा तो जरूर है, उसका नुकसान एनडीए को होगा। लेकिन दूसरी बात और है सुजीत की, जो आप डिलीशन में देखेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे तो फीमेल वोटर जो हैं उनकी संख्या जो है मेल वोटर से कहीं ज्यादा है। और ये फीमेल वोटर जो है हमेशा से मानी जाती है कि उनका एनडीए की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान, जैसा संतोष कर रहे हैं, एनडीए को ही उठाना पड़ेगा। दूसरी बात और है कि बिहार में जो चुनाव होंगे वो फेस्टिवल के बीच या फेस्टिवल के बाद होंगे, तो बहुत सारे लोग जो घर आएंगे, और आपने देखा है कि जो नाम काटे गए हैं वैसे लोगों के नाम भी काटे गए हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं बाहर से आप नौकरी करके आते हैं और आपको ये पता चले कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो आप उससे खुश नहीं होंगे और आपका झुकाव उस समय की जो सरकार है या चुनाव आयोग के लिए आप जय नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से जो आपके उस मुद्दे को उठा रहा है उसके तरफ आप झुकेंगे या उनकी तरफ आपका झुकाव होगा। बिल्कुल, लेकिन आखिरी में हम यही जानना चाहेंगे आप लोगों से, आप लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके मन में क्या है, क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से एक बात साफ लग रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जनता में एक ये भावना घर कर गई है, वो एनडीए के भी जो वोटर हैं उनको ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री
नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक लेम डक गवर्नमेंट चल रही है, बिहार में जो शासन या प्रशासन है, भ्रष्टाचार, एक मुख्यमंत्री जब बीमार हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो उस समय का जो शासन प्रशासन होता है उसकी मार, उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। और आपने भी देखा होगा सुजीत कि बिहार में जिस प्रकार से पिछले दिनों लोगों ने, जो खासकर मुख्यमंत्री के आसपास के लोग हैं, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जिस प्रकार से अलग अलग बोर्ड में, कॉरपोरेशन में बनाया, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। वैसे में सबको लगता है कि अब नीतीश कुमार को एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए मनीष की नीतीश कुमार ने जितनी घोषणाएं इस बार की है, इससे पहले कभी नहीं की थी। करीब 2 दर्जन घोषणाएं हो चुकी लेकिन हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है, लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन उसमें उसका ओनरशिप उनको इसलिए नहीं जाता है कि जो विपक्ष के दल हैं, वो चाहे आरजेडी हो या प्रशांत किशोर हो, उस बात को पिछले 3 महीने से लगातार बोल रहे थे। और लगा यही कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार दबाव में आकर, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने नहीं किया तो चुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसी के लिए अगर आप जमीन पर जाएं तो लोग कहेंगे कि हाँ 125 यूनिट का लाभ मिल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं। आपके हिसाब से एनडीए को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला? नहीं, एनडीए को इसका लाभ, खासकर अगर 10,000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात है, अगर वो जैसा कि घोषणा किया गया है कि 2 करोड़ 60 लाख का, तो वो एनडीए को वो बचा भी सकता है। और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ तो एनडीए की नैया भी वो डुबा सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, वुमेन कंस्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार की है, फॉर दैट मैटर एनडीए की है, वो मैं जब फील्ड में घूमा, वो मुझे लगा कि लार्जली इंटैक्ट है। और जो हम लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और एब्सेंस ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ये प्योरली मुझे अर्बन डिस्कोर्स लग रहा है, ये रूरल डिस्कोर्स नहीं है। वो कह रही हैं कि अरे सब काम तो हो ही रहा है 125, और जो डोल्स की पॉलिटिक्स है वो उस वोट को कंसोलिडेट करती है, एनडीए के पक्ष में है। अब विपक्ष में यह है कि मान लीजिए जो एंटी इनकम्बेंसी वोट का फायदा उसके मेन स्टेक होल्डर, प्राइम स्टेक होल्डर तेजस्वी हुआ करते थे, इस बार उसमें प्रशांत की उस रास्ते में है। और लोगों के पास नोटा का भी ऑप्शन है। प्रशांत किशोर कुड बी एन ऑप्शन फॉर नोटा, कि भाई चलो एक नया प्लेयर है, भी काफी पड़ता है। हाँ, और मतलब मैं, वो लोग कहते हैं कि वोट काटने वाला फैक्टर है, वोट कटवाइए, सब शब्द का इस्तेमाल। मैं कहूंगा वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब सेगमेंट से थोड़ा थोड़ा लाएंगे और उसमें वो कितना इंपैक्ट करते हैं, कितना इनरोड्स करते हैं। अगर पिछली बार 70 सीटें ऐसी थी हमारी, 68 एग्जैक्टली, जिसमें कि 10,000 का विक्ट्री का मार्जिन था, विक्ट्री लॉस का, उस तरह की सीटों पर प्रशांत वुड बी ए ग्रेट फैक्टर एंड ही कुड बी द डिसाइडर। होगा क्या अल्टीमेटली, रिजल्ट क्या आने वाला है? ये तो मैं कहूंगा एडवांटेज स्टिल एनडीए, बट जो ही कैन फोर्स अ हंग असेंबली। तो देखिए, संतोष जी कह रहे हैं कि एनडीए को एडवांटेज है, मनीष का कहना है कि महागठबंधन का है। लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो लालू के पक्ष और विपक्ष के धुरी में ही घूमती है। बीच में प्रशांत किशोर इस बार आए हैं, तो देखिए क्या राजनीतिक गुल खिलता है। और मुझे लगता है कि अब देखिए दोनों में से किसी एक ही की बात सही होगी, या बीच में कहीं प्रशांत किशोर की सरकार तो नहीं आ जाएगी। आप अपना राय दे दीजिए, यू टेक ए फाइनल कॉल, आप दीजिए। आप नहीं भाई जजमेंट वाले चेयर पर हैं भाई। नहीं, हम तो भाई जज हैं, हम तो देख रहे हैं कि क्या आप लोग दलीलें क्या। नहीं, मुझे भी लगता है कि एडवांटेज एनडीए को है अभी भी। एक जो कारण आपने बताया मुख्यमंत्री को लेकर, वो हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल जितनी घोषणाएं हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, आप कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन इस सरकार ने इसको तुरंत लागू भी कर दिया, तो सीधा डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है, मिल रहा है। उसके बाद आपको बिजली का 125, अब कोई सोचेगा कि 200 यूनिट हमको फ्री चाहिए, तो हो सकता है कि आरजेडी के बारे में सोचे। जैसे लास्ट बार 10 लाख नौकरी का मुद्दा था, इस बार वैसा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये मुद्दा नहीं। सुजीत, एक आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको लगता है कि 125 यूनिट पे जनता अपना वोट देने का प्रेफरेंस चेंज कर सकती है, तो वही जनता जो है 200 यूनिट, या उससे कहा जाए कि अगर आपको साल में 10,000, तो आप नीतीश सरकार से ले लीजिए, 30,000 हम देंगे, अगर हम आ गए तो 1.5 लाख रुपए देंगे। क्योंकि आजकल जो वोटर है
वो सीधा कैलकुलेट यही करती है, क्योंकि अभी क्या सिस्टम क्या हो गया है कि सब मानकर ये चलते हैं कि नेता जो हैं भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो तुम मुझे वोट दो, तुम मुझे नोट दो, हम तुमको वोट देंगे। देखिए, हम लोग तो इस पर काफी लंबी बहस कर सकते हैं और समय की कमी है, चूंकि लिमिट है, तो हमें यहीं पर अपनी बातचीत को खत्म करना होगा। आशा है कि जो दर्शक हैं वो समझेंगे। मनीष ने भी अपना जो बताया, या फिर संतोष जी ने अपना जो दलीलें पेश की है, तो ये जनता के आगे है कि क्या उस समय क्या माहौल बनता है। अभी तो 2 महीना टाइम है। हम लोगों ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, सॉरी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू।